Hello friends, so let us continue with the questions on ratio analysis and we are to start with the practical problems on the back exercises. तो हम लोगों ने illustrations वाला part जो था वो कर लिया था complete और अब हम लोग आ गए हैं सर back exercises पे. Now let's start with illustration number 1. Question number 1. The total sales all credit of the firm are 6,40,000. It has a gross profit margin of 15%. That means gross profit जो है वो 15% है and the current ratio of 2.5. The firm's current liabilities are 96,000, inventories are 48 and cash 16. Determine the average inventory to be carried by the firm if the inventory turnover of 5 times is expected. Assume 360 days a year. Determine the average collection period if the opening balance of debtors is intended to be 80,000. Assume 360 days in a year. ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है सर. क्वेश्चन तो सभी आसान होते हैं, बस निकलते नहीं है. चलो सर स्टार्ट करते हैं. निकलेंगे सर, क्वेश्चन क्यों नहीं निकलेंगे. तो हमें क्या दे रखा है सर, सबसे पहले तो ये देखते हैं हमें दे क्या रखा है, उसके बाद सर आगे की बात करेंगे. हमें दे रखा है, उसने कहा कि सेल्स जो हैं वो कितनी है 6,40,000 की, और जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होता है, कितना है सर 15% का. ठीक है, तो 15% का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ सर मेरे पास 96,000. तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया, COGS आया सर 5,44,000. अब क्या COGS से रिलेटेड कुछ भी आप लोगों को दे रखा है, कुछ भी दे रखा है क्या COGS से रिलेटेड. सर एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दे रखी है 5 टाइम्स. क्या कहा उसने, वो कहता है सर जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है, इन्वेंट्री टर्नओवर इज इक्वल टू 5 टाइम्स. अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हमारे पास क्या होती है, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 5. COGS हमारे पास आ गया सर, कितना आ गया, COGS हमारे पास आ गया 5 लाख. चलो यही लिख लेते हैं, 5,44,000 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 5. तो यहाँ से आपके पास एवरेज स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी. यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 5,44,000 डिवाइडेड बाय 5. क्लियर है, ठीक है जी, इतना पार्ट क्लियर है. तो उसने क्या पूछा था पहले पार्ट में, उसने क्या पूछा था, उसने कहा था सर एवरेज इन्वेंट्री बतानी है. हमने निकाल दिया सर, एवरेज इन्वेंट्री निकाल दी, कोई दिक्कत. क्लियर है, तो जो इंफॉर्मेशन दी गई है सर उसी के साथ सिर्फ और सिर्फ खेलना है. उसके बाद उसने क्या कहा, उसने कहा एवरेज कलेक्शन पीरियड चाहिए इफ the opening balance of debtors is intended to be 80,000. सर opening balance of debtors, तो हमें क्या debtors पता है, हमें opening दे रखा है. देखो एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए क्या कुछ चाहिए, अगर हम लोग बात करें सर एवरेज कलेक्शन पीरियड की, एवरेज कलेक्शन पीरियड की, तो उसके लिए आपको क्या कुछ चाहिए, कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए. एक तो आपको चाहिए सर एवरेज डेटर्स. ठीक है, एवरेज डेटर्स के लिए आपको चाहिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेटर्स, और दूसरा क्या चाहिए, दूसरी चाहिए आपको सेल्स. ठीक है ना, यही चाहिए. अब आपको क्या दे रखा है, आपके पास सेल्स है सर, सेल्स हमारे पास है, यहाँ पे ओपनिंग डेटर्स है, हमें ये क्लोजिंग डेटर्स नहीं पता अभी. अब क्लोजिंग डेटर्स किस तरह से निकलेंगे, अब बात आई सर क्लोजिंग डेटर कैसे निकालेंगे हम लोग. आपको करंट रेशो दे रखी है इज इक्वल टू 2.5. करंट रेशो क्या होता है, करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज. ठीक है, चलो मैं यहां पे लिखता हूं, आपको दे रखा है सर, क्या आपको दे रखी है करंट रेशो इज इक्वल टू 2.5. इसका मतलब है कि करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 2.5. करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.5 इंटू करंट लाइबिलिटीज. अब आपके पास करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय 96,000. ठीक है जी, दिस कम्स टू 2,40,000. इसका मतलब है टोटल करंट एसेट्स जो हैं वो मेरे कितने हैं, 2,40,000 के हैं. ठीक है, टोटल करंट एसेट्स जो हैं वो मेरे 2,40,000
40,000 के हैं। अब करंट एसेट्स में मेरे पास क्या कुछ आता है? करंट एसेट्स में मेरे पास दो तीन चीजें आएगी। अगर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो उसने कहा कि सर इन्वेंट्री जो है, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 48,000 की है और कैश जो है वो 16,000 का है। हम लोग कहते हैं कि इसमें हमारे पास इन्वेंट्री है, कैश है और बाकी जो बचा वो हमारे क्या है? डेटर्स हैं। ठीक है, क्लोजिंग डेटर्स जिसे हम लोग कह सकते हैं। इन्वेंट्री उसने कहा सर 48,000 की है और सर कैश कितना है हमारे पास? 16,000 का। तो बताओ, अगर 2,40,000 में से 48,000 की इन्वेंट्री है और 16,000 का कैश है तो मेरे पास डेटर कितने के बचे? सर 2,40,000 माइनस 48,000 माइनस 16,000, दिस कम्स टू 1,76,000। तो ये मेरे पास क्या है? क्लोजिंग डेटर्स। आपके पास ओपनिंग डेटर्स दे रखे हैं कितना? 80,000 है शायद। ओपनिंग डेटर्स बिल्कुल सर 80,000 है ना? 80,000 है, 80,000 है। तो यहां से आप लोग क्या निकाल सकते हो? एवरेज डेटर्स निकाल सकते हो। एवरेज डेटर्स 1,76,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 2, दिस कम्स टू 1,28,000। ठीक है जी, 1,28,000 का इसमें आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत? राइट। उसके बाद तो सर एवरेज कलेक्शन पीरियड ही निकालना है। चलो देखते हैं अब इन्होंने क्या कर रखा है यहाँ पे। इन्वेंट्री टर्नओवर से पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया सर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से एवरेज इन्वेंट्री आ गई आपके पास। ठीक है, 5,54,500 की 5,54,000 डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड किया तो 1,08,800 की इन्वेंट्री आ गई हमारे पास। कोई डाउट किसी को? क्लियर है। उसके बाद आया सर एवरेज कलेक्शन पीरियड। कैसे निकालेंगे? एवरेज रिसीवेबल्स बाय क्रेडिट सेल्स इनटू 360। एवरेज रिसीवेबल्स के लिए हमारे पास ओपनिंग हमें गिवन था, ये हमें गिवन था, ये हमें कैलकुलेट करना था, तो ये हमारे पास आया 1,76,000 का। एवरेज रिसीवेबल्स आ गए सर 1 लाख, एवरेज रिसीवेबल्स आ गए 1,28,000 के, तो वहां से एवरेज कलेक्शन पीरियड आ गया क्योंकि हमें सेल्स दे रखी थी 6,40,000 की और सारी की सारी सेल्स जो है वो क्रेडिट सेल्स थी। ठीक है, क्लियर है सर? सारा के सारा क्वेश्चन हम लोगों ने जैसे किया वैसे ही सोल्यूशन किया हुआ है। आई होप अब सोल्यूशन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो जस्ट स्टेप वाइज कीप फॉलोइंग। चलो सर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 हुआ हमारा खत्म। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ बीटा लिमिटेड इज एज फॉलोज। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच 8 लाख। तो इसका मतलब है इक्विटी शेयर्स कितने हुए? यहां पे मैं लिख सकता हूं 80,000 शेयर्स। ठीक है सर। 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 10 ईच 3 लाख। तो मेरे पास 30,000 प्रेफरेंस शेयर्स हो गए। 30,000 प्रेफरेंस शेयर्स। लो सर, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। कहता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट 35% इज 2,70,000। डेप्रिसिएशन दे रखी है 60,000 की। इक्विटी डिविडेंड पेड 20%। मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज 40। You are required to compute following showing the necessary workings. Dividend yield on equity shares. Dividend yield on equity shares कैसे निकलेगा सर? क्या कहना चाहता है? डिविडेंड यील्ड का मतलब क्या है? डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर्स कि सर जो मार्केट प्राइस है उसके कंपैरिजन में कितना डिविडेंड आप लोग पे कर रहे हो, उसका कितना परसेंटेज आप लोग पे कर रहे हो। तो यहां पे मेरे पास क्या आएगा? डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय 100। अब डिविडेंड कैसे पे कर रहे हो आप लोग? वो कहता है 20%। ये 20% किस पर कैलकुलेट करना है? क्या मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करना है? नहीं सर, ये जो 20% कैलकुलेट होगा वो किस पर होगा? 10 रुपीज पर। समझ में आया? मार्केट प्राइस पर नहीं सर, जो प्राइस बुक्स में है, जो पार वैल्यू है हमारी, उस पर हम लोग इसे करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है जी। तो 10 का सर 20% किया डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस कम्स टू 5%। क्लियर है? डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर्स क्लियर है। यहां पर आप लोगों ने ध्यान रखना है कि गलती कहां नहीं करनी सर। यहां पर 40 नहीं लेना, यहां पे 10 लेना है।
ठीक है, मार्केट प्राइस नहीं लेंगे सर यहाँ पे। चलो उसके बाद वो क्या कहता है, कहता कवर फॉर प्रेफरेंस एंड इक्विटी डिविडेंड्स। कवर फॉर प्रेफरेंस एंड इक्विटी डिविडेंड्स का मतलब क्या है कि सर जो प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है हम लोगों ने, उसको पे करने के लिए क्या हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं? जो हम लोगों ने इक्विटी डिविडेंड पे करना है, क्या उसको पे करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं? प्रॉफिट्स कौन से सर? टैक्स पे करने के बाद। अगर आप लोग इनकम स्टेटमेंट याद करोगे तो सर वहां पे प्रॉफिट्स कब, प्रेफरेंस डिविडेंड कब पे करते हैं सर? प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम लोग करते हैं सर प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स तक तो आप लोग निकाल लोगे, ठीक है। अब इसमें से हम लोग क्या देते हैं, इसमें से हम लोग देते हैं सर प्रेफरेंस डिविडेंड। उसके बाद क्या बचता है? प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स, ठीक है ना। प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब इसमें से हम लोग क्या देते हैं, इसमें से हम लोग डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड देंगे, यही होगा ना। अब वो कहता है कि क्या आपके पास, सबसे पहली चीज तो क्या आपके पास यहां पर सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं टू पे ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड? ध्यान से सुनना, ठीक है। तो मेरे पास अगर मैं कहूं कि प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज की बात करें, अगर हम लोग बात करें सर प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज की, तो मैं कहूंगा क्या मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्सेस हैं टू पे ऑफ माय प्रेफरेंस डिविडेंड। दूसरी चीज, जब वो बात करता है सर इक्विटी की, अगर वो बात करता है इक्विटी डिविडेंड कवरेज की, तो मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्सेस में से प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद क्या मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स यहां पर बचते हैं जिसमें से मैं क्या दूंगा, इक्विटी डिविडेंड दूंगा, ठीक है। समझ में आया? दो चीजों में फर्क समझ में आया। प्रेफरेंस डिविडेंड किस में से पे होगा सर? प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्सेस में से। और इक्विटी डिविडेंड किस में से पे होगा सर? प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्सेस में से। प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के बाद कितना पैसा बचता है, क्या उसके बाद हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स बचते हैं कि हम लोग इक्विटी का डिविडेंड दे पाएंगे, ठीक। तो यहां पर कवरेज में दो चीजें अलग अलग आएंगी। लेट्स सी, पहला डिविडेंड यील्ड हो गया सर, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, ये तो हो गया सर डिविडेंड कवरेज रेशियो। प्रेफरेंस की बात करें तो वो कहता है प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय डिविडेंड पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। वो 30,000 का 9% है, 27,000। उसके लिए प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्सेस कितने हैं? 2,70,000, 10 टाइम्स है। अगर इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में उसने कहा प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्सेस माइनस preference share dividend divided by dividend payable to equity shareholders at the current rate of 2 per share divided by dividend कितना पे करेंगे सर? 80,000 शेयर्स थे, 80,000 शेयर्स थे at the rate of ₹2 per share, ठीक है। मैंने इसलिए वहां पर ऊपर पहले ही कन्वर्ट करके लिखवाया 80,000 शेयर्स, राइट। 2,70,000 में से 27,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद हमारे पास प्रॉफिट कितना बचता है, और उस डिवाइडेड बाय 1,60,000, दैट इज द डिविडेंड पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक। 1.52 टाइम्स, क्लियर है। उसके बाद उसने थर्ड पार्ट में क्या पूछा है? अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर पूछी है उसने। अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर मतलब ईपीएस पूछा उसने, यहां से उसने ईपीएस पूछा। सर ईपीएस क्या होता है? वो कहता है जी प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, उसके बाद जो प्रॉफिट्स बचे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, दैट इज 80,000। तो ये आपके पास आएगा अर्निंग्स पर शेयर, एक शेयर के पीछे आप लोगों की कितनी अर्निंग हो रही है। प्राइस अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो सर सिंपल है, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। ईपीएस हम लोगों ने यहां निकाला, मार्केट प्राइस हम लोगों को गिवन है 13.2 टाइम्स, क्लियर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा समझने की बात होती है सर। आसान है क्वेश्चन, आसान है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है। चलो जी थर्ड पे आते हैं हम लोग। The following accounting information and financial ratios of PQR Limited relate to the year ended 31st of December 2018.
अच्छा जी, इंफॉर्मेशन दे रखी है कुछ हम लोगों को सर, ये कुछ एक्स्ट्रा ही दे रखा है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। वो कहता है ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 15% ऑफ सेल्स है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। नेट प्रॉफिट जो है वो 8% ऑफ सेल्स है। बिल्कुल ठीक है सर। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जो है वो 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट है। अच्छा सर, वर्क्स कॉस्ट क्या हुई सर? व्हाट इज वर्क्स कॉस्ट सर? सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को कम किया तो मेरे पास क्या आएगी? वर्क्स कॉस्ट। सो वर्क्स कॉस्ट क्या है? सेल्स माइनस जीपी। डायरेक्ट वेजेस क्या कहता है? 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 3 months यूजेज, कहता है 3 महीने का जितना स्टॉक चाहिए उतना हम लोग रखते हैं। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 6% ऑफ द वर्क्स कॉस्ट। डेट कलेक्शन पीरियड क्या है? डेट कलेक्शन पीरियड इज 60 days। Financial ratios, fixed asset to sales 1:3, fixed asset to current asset 13:11, current ratio is 2:1, long term loan to current liabilities 2:1, capital to reserves and surplus 1:4। उसके बाद if the value of fixed asset as on 31st of December amounted to 26 lakh, prepare a summarized profit and loss account of the company for the year ended 31st of December 18 and also the balance sheet। वो कहता है बैलेंस शीट भी बना के दो साहब। अब देखो उसने क्या दे रखा है आपके पास। इस तरह के क्वेश्चन जब आए, सबसे पहले तो ये देखो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी दे रखी है। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब है कि सर परसेंटेज या रेशियोज में नहीं, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू कौन सी दे रखी है। यहां पर आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू कौन सी है? क्या यहां पर टेबल में कहीं पर भी एब्सोल्यूट वैल्यू है? कोई नहीं सर, कहीं पर भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कहां है सर? फिक्स्ड एसेट्स की एब्सोल्यूट वैल्यू है। अब क्या करोगे? अब आप फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड अपनी रेशियोज ढूंढनी शुरू करो। क्या फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड कुछ भी दे रखा है? सर 2 चीजें दे रखी हैं, फिक्स्ड एसेट टू सेल्स एंड फिक्स्ड एसेट टू करंट एसेट। सबसे पहले यही निकाल लो। फिक्स्ड एसेट टू सेल, फिक्स्ड एसेट टू सेल निकाल सकते हो सर। फिक्स्ड एसेट दे रखे हैं आपको, फिक्स्ड एसेट टू सेल्स क्या होगा? ये रेशियो क्या आएगी हमारे पास? फिक्स्ड एसेट डिवाइडेड बाय सेल्स इज इक्वल टू 1/3। आपको फिक्स्ड एसेट्स क्या दे रखे हैं? 26 लाख के। 26 लाख डिवाइडेड बाय सेल्स इज इक्वल टू 1/3। तो उसके बाद मेरे पास और क्या आएगा? फिर मैं यहाँ से सेल्स निकाल सकता हूँ। सेल्स इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाइड बाय 3। बताओ किसी को कोई डाउट यहाँ तक? 78 lakhs। ये तो आ गई मेरे पास सेल्स, ठीक है जी। इसी के साथ अपने करंट एसेट्स भी निकाल लो। अगर वो कहता है फिक्स्ड एसेट टू करंट, फिक्स्ड एसेट्स टू करंट एसेट्स, ये कैसे? फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स इज इक्वल टू 13/11। फिक्स्ड एसेट्स आपको पता है सर 26 के, डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स इज इक्वल टू 13/11। तो यहां से मेरे पास करंट एसेट्स कितने आएंगे? करंट एसेट्स आएंगे सर 26 मल्टीप्लाइड बाय 11 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है जी। मल्टीप्लाइड बाय 11 डिवाइडेड बाय 36 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 11, 22 लाख के करंट एसेट आ जाएंगे आपके पास। बिल्कुल ठीक है सर। 2 चीजें हो गई। उसके बाद अब क्या हुआ सर? अब शुरू से शुरू कर लें क्वेश्चन या बीच में से, कहीं जैसे मर्जी कर लो सर। अब आपका क्वेश्चन निकलेगा ही निकलेगा। क्यों? अब ग्रॉस प्रॉफिट उसने क्या कहा? 15% ऑफ द सेल्स। सेल्स आपके पास आ गई सर 78 लाख की। 15% करोगे सीधा इसका, क्या दिक्कत है कोई? नहीं ना। वर्क्स कॉस्ट कैसे आएगा? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया तो वर्क्स कॉस्ट भी निकल जाएगी। नेट प्रॉफिट 8% ऑफ सेल्स, ये भी हो जाएगा। सो दिस इज 15% ऑफ 78 लाख, दिस इज 8% ऑफ 78 लाख, ठीक है। ये कैसे आएगा? 78 लाख माइनस 15% ऑफ 78 लाख, तो वर्क्स कॉस्ट आ जाएगी। वर्क्स कॉस्ट का 20% इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और 10% जो है वो डायरेक्ट वेजेस है, राइट। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री कैसे रखोगे? अब ये तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी कंजम्पशन की। इन्वेंट्री कितनी है? 3 महीने की यूजेज। आ जाओ सर, अब सोल्यूशन पे आते हैं इसके। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ सेल्स हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे पास फिक्स्ड एसेट दिए हुए थे 78 लाख की।
करंट एसेट्स निकाल लिए हमने, वही किया 22 लाख के, ये भी आ गए हमारे पास। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, यहां पर हम लोग पहले ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी वर्क्स कॉस्ट आ जाएगी 78 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 15% था शायद जी, ठीक है। तो वर्क्स कॉस्ट आ गई। रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितनी है 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। डायरेक्ट वेजेस कितनी है 10%, आराम से निकल जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3 मंथ्स, ये है सर पूरे साल का, तो 3 महीने का कितना 3,31,500। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड 6% ऑफ द वर्क्स कॉस्ट 6630 का 6% आ गया 397,800। क्लियर है इतना पार्ट। उसके बाद सर आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। अब आपने क्या किया, आपको करंट रेशो दे रखी है 2:1। करंट एसेट्स आप लोगों को पता है 22 लाख के हैं, तो क्या हम यहां से करंट लाइबिलिटीज नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, राइट। तो यहां से आप लोग क्या फाइंड आउट करोगे, करंट लाइबिलिटीज। फिर आया लॉन्ग टर्म लोन्स टू करंट लाइबिलिटीज। सर ऊपर के स्टेप में हम लोगों ने करंट लाइबिलिटीज निकाल ली, तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स। समझ में आ गया? यहां से हम लोग लॉन्ग टर्म लोन्स निकाल लेंगे अपने। चलो, तो करंट लाइबिलिटीज आई, करंट एसेट्स हम लोगों ने निकाल लिए थे पहले 22 लाख के, तो करंट लाइबिलिटीज आ गई 11 लाख की। चलो, कैलकुलेशन ऑफ रिसीवेबल्स कर लिया उसने पहले। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू रिसीवेबल्स बाय क्रेडिट सेल्स इनटू 365। रिसीवेबल्स नहीं पता, क्रेडिट सेल्स पता है, इनटू 365। एवरेज कलेक्शन पीरियड 60 दे रखा है क्वेश्चन में, तो यहां से रिसीवेबल्स आ जाएंगे 12,82,192 के, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन आपके पास आ गया 22 लाख का। क्लियर है? अब बात आई कि सर उसने क्वेश्चन में एक चीज कही, क्या कहा सर उसने क्वेश्चन में, उसने कहा कैपिटल, ये हो गया, उसने कहा सर कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस 1:4। सर इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसके लिए मुझे अपनी नेट वर्थ चाहिए। वो कहता है जितनी नेट वर्थ है, जितनी भी नेट वर्थ है उसमें 2 पार्ट्स हैं, एक तो है शेयर कैपिटल, ठीक है, और दूसरा क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल कितना है सर 1/5, और रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है सर 4/5, तभी तो रेशियो हुई 1:4। क्लियर है? लेकिन सर मुझे यह भी नेटवर्थ ही नहीं पता, मुझे यह कैसे कैलकुलेट करनी होगी। आ जाओ, उसके लिए वो कहता है सबसे पहले तो मैं कैश बैलेंस कैलकुलेट करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास टोटल करंट एसेट्स हैं, मैंने रिसीवेबल्स निकाल लिए, यहां पे लिख लेते हैं सर 12,82,192 के। मेरे पास रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है जो 3 महीने की निकाली थी, मेरे पास फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक है। बाकी जितना बचा करंट एसेट्स में वो क्या है, मेरा कैश एंड बैंक बैलेंस है, और तो इसके अलावा सर कुछ हो ही नहीं सकता, कैश एंड बैंक बैलेंस ही होगा। क्लियर है? उसके बाद फिर आया सर नेटवर्थ कैसे निकलेगी। सर अब अगर आप एक रफ बैलेंस शीट बनाकर देखो तो आपके पास एसेट साइड पे ऑलमोस्ट सब कुछ है। आपके पास फिक्स्ड एसेट्स हैं 26 लाख के, दिस इज गिवन टू यू, ठीक है, ये आप लोगों को गिवन है। उसके बाद आपके करंट एसेट्स हैं, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए, तो टोटल एसेट्स आ गए। अगर इन टोटल एसेट में से मैं अपनी लॉन्ग टर्म लोन निकाल दूं, ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, और ये करंट लाइबिलिटीज निकाल दूं, ये भी कैलकुलेट कर लिया, तो मेरे पास क्या बचेगा, नेट वर्थ ही तो बचेगी। अगर बैलेंस शीट की बात करो, अगर हम लोग सर एक बैलेंस शीट की बात करें, एक सिंपल सी हम लोग एक बैलेंस शीट की बात करें सर, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स हैं, ये हमें पता है 26 के हैं। करंट एसेट्स हैं हमारे पास, हमें पता है सर 22 के हैं। यहाँ पे क्या आएगा, करंट लाइबिलिटीज सर ये भी पता है 11 की है। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स हैं सर, ये भी पता है हमारे पास कितने हैं सर 22 के हैं, 22 के हैं। तो इसका यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर क्या बचेगी सर, इसके बाद यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर मेरी नेट वर्थ ही तो बचेगी, यहाँ पर नेट वर्थ ही तो बचेगी बैलेंसिंग फिगर, दैट इज 15। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है? समझ में आ गया? अब वो कहता है कि जो नेटवर्थ है सर उसमें से शेयर कैपिटल कितना है और रिजर्व्स कितना है। शेयर कैपिटल जो है दैट इज 1/5 ऑफ द नेटवर्थ,
और जो रिजर्व्स है दैट इज 4/5 ऑफ द नेटवर्थ, दैट इज 12 and 3 लाख। बस इसके बाद तो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ठीक है, कैसे? सेल्स हमारे पास कैलकुलेटेड है सर, डायरेक्ट मटेरियल निकाल लिया, वेजेस निकाल लिए, ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों के पास है, तो मेरे पास वर्क्स ओवरहेड जो है वो बैलेंसिंग फिगर बचेगी। मेरे पास बाकी के खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसे हम लोग कह सकते हैं सर, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग कह सकते हैं डायरेक्ट ओवरहेड्स, कोई भी। और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट लिया सर, और नेट प्रॉफिट आप लोगों के पास है। नेट प्रॉफिट कैसे? 8% ऑफ सेल्स। तो बैलेंसिंग फिगर जो बची उसको हम लोग लिख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। इसमें आप एडमिन एक्सपेंसेस भी साथ में ऐड कर सकते हो, जैसे मर्जी लिख दो, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख दो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लिख दो, जो मर्जी लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं करने वाला। ठीक है, अनटिल अनलेस की दिमाग ना ही लगाए अपना एग्जामिनर की और जो सजेस्टेड में लिखा है बिल्कुल ऐसा होना चाहिए तो गलत कर सकता है, अदरवाइज कोई गलत नहीं कर सकता सर, कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल ठीक है। एडमिन एक्सपेंसेस लिख दो, चाहे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लिख दो, कुछ भी लिख दो, सही है। बैलेंसिंग फिगर ही निकालनी है सर, एडमिन एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख दो, बात खत्म हो गई। बैलेंस शीट फिक्स्ड एसेट है, करंट एसेट्स हैं हमारे पास, निकाल लिए थे सर सारे के सारे हमने। ठीक है, 22 लाख के, उसकी बाइफरकेशन करके लिख दिया हम लोगों ने। करंट लाइबिलिटीज 11 लाख की, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गया, रिजर्व, सरप्लस, शेयर कैपिटल हो गया सर। इसको एक चीज ध्यान रखना, अगर आप कहो कि सर करंट एसेट्स को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर 22 लाख लिख दें, ठीक, उसमें हो सकता है कि आपका आधा मार्क्स कट जाए। क्यों? क्योंकि जब आपके पास पूरी के पूरी बाइफरकेशन है तो आपने क्यों उसको सिर्फ और सिर्फ 22 लाख में खत्म करना है? क्यों करना है उसको? पूरा लिखेंगे सर हम, पूरी बाइफरकेशन लिखेंगे। एक चीज कर सकते हो, इन फिगर्स को यहां पर अंदर की साइड लिख के उसको कॉलम के बाहर 22 लाख पूरा लिखते हो, ठीक है, फिर नहीं कटेंगे मार्क्स। ये बाइफरकेशन देना जरूरी है, अगर ये नहीं दोगे तो आपका हाफ या 1 मार्क डिडक्ट हो सकता है, राइट? क्योंकि प्रेजेंटेशन मैटर्स इन द एग्जामिनेशन, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस थिंग, राइट? वी कांट बी केयरलेस अबाउट सच थिंग्स। इज दैट क्लियर? ठीक है सर, तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हुआ कंप्लीट। और इस तरह के सम्स को टैकल करने का वे क्या है कि सर मैंने आपको बता दिया कि जैसे सब कुछ परसेंटेज या रेशियोज में दे रखा है, तो सबसे पहले ये चीज फाइंड आउट करो कि आपको एब्सोल्यूट फिगर में क्या चीज दी गई है और उसके रिलेटेड कौन सी रेशियो दी गई है। सबसे पहले तो वही कैलकुलेट करो, वहां से आपके पास फिर एक के बाद वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर इस तरह के क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होते, और इंस्टीट्यूट एग्जाम में पूछता भी इस तरह के क्वेश्चन है। इसको मार्क करो सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप लोगों ने रिवाइज करना है दोबारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है? तो इसको आप लोगों ने दोबारा से रिवाइज करना है। 10 मार्क्स में, 8 मार्क्स में आराम से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई नहीं रोक सकता इंस्टीट्यूट को ऐसे क्वेश्चन पूछने से, और ऐसा ही पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो गाइज अब हमारे पास सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और इसके साथ हमारा रेशियो एनालिसिस का टॉपिक जो है दैट विल बी ओवर, राइट? सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस, थैंक यू सो मच।